एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का। और ये जो आज का टॉपिक होगा ये टारगेट करेगा पूरी तरह से रीट के एग्जाम को। जितने भी एस्पिरेंट्स रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 2 ऑप्ट किया हुआ है, उन लोगों के लिए ये सेशन आज का इंपॉर्टेंट होगा। कंप्लीट सेशन विद क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैं आपसे दो टॉपिक आज के सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। दो टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं? पहला है हमारा डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश एंड सेकेंड टॉपिक है हमारा चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इन दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से, तो दोनों टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपका एक पूरा का पूरा जो सिलेबस है इंग्लिश का वो कंप्लीट हो जाए। एंड इसके अलावा मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस इंग्लिश के लिए बनाई हुई है, रीट स्पेशली रीट जो लैंग्वेज 2 है इंग्लिश उसके लिए। तो अगर आपको वीडियोस अदर देखनी है तो आप जरूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जरूर चेकआउट करिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंग्लिश को टीच करने में, या जब हम इंग्लिश को लर्न करते हैं तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ मेजर चैलेंजेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ थोड़ा सा हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि भाई क्यों ये चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं और यहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई इंग्लिश को हम एज अ सब्जेक्ट बहुत टीच करते हैं हर स्कूल में। हर आप स्कूल में देखेंगे कि एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश को मीडियम ऑफ जो सब्जेक्ट है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और पूरे के पूरे पीरियड्स लगते हैं और पूरा जो कंप्लीट एक सेशन है एक स्कूल में वो पूरी तरह से इंग्लिश का होता है। ठीक है, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि इतनी इंग्लिश को पढ़ाए जाने के बावजूद भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फिर भी इंग्लिश को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं। अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में वो इतने लायक नहीं हो पाते हैं कि वो बोल सके। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम आम जिंदगी में हमारे साथ भी है कि भाई हमने जितना इंग्लिश हमें पढ़ाया गया, जिस तरह से पढ़ाया गया, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां थी, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई कमी थी, कुछ चैलेंजेस थे जिस वजह से हम इतने अच्छे से इंग्लिश को इफेक्टिवली आज भी यूज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई बहुत सारे हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं और जिस वजह से हम इंग्लिश को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम वही जो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जब हम टीचिंग की फील्ड में बात करते हैं या जब हम लर्निंग में बात करते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं या हम जब पढ़ा रहे होते हैं, इंग्लिश को टीच कर रहे होते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है आमतौर पर हमें देखने को मिलती है। तो आइए बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस पहली बात मैं आपसे ये बता दूं कि ये जितने भी यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, इन पॉइंट के माध्यम से हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन सब को बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे टाइप तो लिख के आना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप बेटर होगा कि आप जो भी मैं बोलूँ आप उसको समझते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंग्लिश में। सबसे पहले आता है ओवर क्राउडेड क्लासरूम, कि भाई पहली बात ये है कि भाई ओवर क्राउडेड क्या है? क्लासरूम है। ठीक है, आप सभी को पता है ये बहुत ही ज्यादा एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और एक रियल प्रॉब्लम इसको मैं कह सकती हूँ कि भाई जो क्लासरूम में है उसमें एक क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे होते हैं, 35 से ज्यादा बच्चे होते हैं, कई बार 60 70 तक बच्चे एक क्लास में होते हैं, जिस वजह से टीचर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि जो वो पढ़ाना चाहता है उसको वो पढ़ा नहीं पाता है। ठीक है, सपोज कि एक टीचर है, वो बच्चों के अंदर कोई इंग्लिश का गेम खिलवाना चाहता है या वो इंग्लिश का स्पीकिंग जो है प्रैक्टिस करवाना चाहता है, तो अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए कि वो सभी बच्चों पे ध्यान दे सके। तो पहला रीजन यही है कि भाई हम या जो एक छात्र है, एक स्टूडेंट है, वो इफेक्टिवली लैंग्वेज को यूज इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जो क्लासरूम्स है वो बहुत ओवर क्राउडेड है। सेकंड है क्लासरूम की कंडीशंस। कई बार क्लासरूम की कंडीशंस बेकार होती हैं, कई बार खिड़कियां नहीं होती हैं, बैठने की जगह नहीं होती है, डेस्क अच्छे नहीं है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है जो इंग्लिश की क्लासरूम में होता है। क्लासरूम की कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, फैन नहीं चल रहे कहीं, है ना। बेसिकली अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूं तो हालत जो है वो उससे भी खराब होती है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा लैक ऑफ फैसिलिटीज।
फैसिलिटीज की कई बार कमी होती है कि स्कूल में, अगर मैं एक क्लासरूम की बात करूं या एक स्कूल की बात करूं, कौन कौन सी फैसिलिटीज हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही कम ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे लैंग्वेज लैब होते हैं, लैंग्वेज लैब ही नहीं होते हैं, लेबोरेटरी नहीं है, टीएलएम्स नहीं होते हैं टीचर को पढ़ाने के लिए, या किसी तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो कई बार फैसिलिटीज की कमी के कारण जो है इंग्लिश में एक चैलेंज हो जाता है और एक प्रॉब्लम है, ठीक है, पढ़ाते समय और पढ़ते समय। फिर 4 आता है लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर। कई बार टीचर्स की कमी होती है, ऐसे टीचर्स की हमें जरूरत होती है जो ट्रेंड हो। तो कई बार ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई टीचर्स की कमी है, ट्रेन टीचर नहीं होते हैं। फिर आता है आपका आउटडेटेड मेथड ऑफ टीचिंग। कई बार मेथड ऑफ टीचिंग आपने देखा होगा आज भी स्कूल्स में हो सकता है कि जीटीएम मेथड से पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है। जो टीचिंग का मेथड होता है वो लेक्चर होता है, टीचर लेक्चर से सारी चीजें पढ़ा देता है, एक्टिविटीज को ध्यान ही नहीं दिया जाता। मेथड्स में प्लेवे मेथड का यूज ही नहीं होता, प्लेवे मेथड तो सिर्फ नाम का ही प्लेवे मेथड होता है, ठीक है। इसको सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें रियल लाइफ सेटिंग्स में बहुत ही कम ऐसे स्कूल्स है जहां पर इस तरह के मेथड्स का यूज किया जाता है। तो एक पुरानी विधियों का यूज करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है इंग्लिश की क्लासरूम में। फिर आता है हमारा टेक्स्ट बुक। काफी ऐसे टेक्स्ट बुक है, अगर आप बात करें प्राइवेट पब्लिकेशन की, अगर हम बात करें, है ना, तो कई बार आपने देखा होगा प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसको समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसमें ना कोई एक्टिविटीज होती है और इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि उसको समझना एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें एनसीएफ के अकॉर्डिंग, अगर जो बुक्स है हमारी, अगर हम एनसीईआरटीज की बुक्स देखें तो वो तो चलो ठीक है, आज अब जो है सुधार बुक्स में किया गया है, लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक देखें तो एज इट इज दे दिया जाता है, भर भर के एकदम उसमें एक्सरसाइज इतने सारे होते हैं कि बच्चा वहां पे एक इंग्लिश को नहीं सीख पाता अच्छे से। तो एक टेक्स्ट बुक भी रीजन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 7 आता है एग्जामिनेशन सेंटर एजुकेशन। जो शिक्षा है बेसिकली वो किसको केंद्रित में कर रहा है, परीक्षा को केंद्र में कर रहा है। यानी कि परीक्षा केंद्रित आजकल की शिक्षण प्रणाली हो गई है कि भाई पूरा का पूरा ध्यान जो है वो परीक्षाओं पे दिया जाता है, एग्जाम पे दिया जाता है और फोकस क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता। 8 पॉइंट आता है स्कूल का एनवायरनमेंट। कई बार स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, आसपास शोर हो रहा है या टीचर्स का स्टाफ है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है लर्नर्स एबिलिटी। कई बार लर्नर की एबिलिटी नहीं हो पाती है। मान लो कि एक बच्चा है जिसकी बुद्धि 50 से कम है, अगर मान लो उसका आईक्यू जो है वो 50 से कम है, तो हो सकता है कि उसको लिखने में LSRW यानी कि जितने भी स्किल्स हैं उसको यूज करने में प्रॉब्लम आए। तो लर्नर्स की एबिलिटी का भी प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से वो इंग्लिश में पिछड़े हो जाते हैं या कुछ चैलेंजेस एक टीचर को भी देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ प्रैक्टिस है। कई बार प्रैक्टिस नहीं हो पाती है बच्चों की प्रॉपरली, और लैक ऑफ स्टडी मटेरियल भी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक दे दिया जाता है, पूरे साल एक ही टेक्स्ट बुक से टीचर पढ़ा देता है, उसके अलावा कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी रेफरेंसेस या कोई भी अदर जो मटेरियल है वो प्रोवाइड बच्चों को नहीं किया जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें एक क्लासरूम में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे, ये कुछ चैलेंजेस है जो हमने भी डिस्कस किया, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा पूछा जाएगा जो आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को। कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है, तो पहली बात मैं आपसे बता दूं कि लैंग्वेज डिसऑर्डर से रीट में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा जो भी मैं आप डिस्कस करूंगी, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में देखो क्या क्या चीजें हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या होता है, पहली बात कि एक तरह का कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, यानी कि बातचीत के माध्यम से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो हम बोल के करें, चाहे वो हम लिख कर करें, है ना, चाहे हम लिख कर करें, बोल के करें, तो कम्युनिकेशन में जब एक प्रॉब्लम आती है, एक जो लोग हैं वो एक अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, इस तरह का डिसऑर्डर जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर में आता है। आगे देखेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो किसके कारण जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है उससे क्या हो सकता है कि भाई कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कि भाई समझ नहीं पाना किसी भी बात को, ठीक है। बच्चा समझ नहीं पाता किसी भी बात को। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि समझ की शक्ति का वहां अभाव होता है, ठीक है, पहला ये फर्क पड़ता है। उसके बाद स्पोकन लैंग्वेज, उसकी रिटन लैंग्वेज जो है वो प्रभावित बहुत ज्यादा होती है। यानी कि अगर एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो उसमें बच्चे का स्पीकिंग, राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है।
उसके बाद है अगला पॉइंट, स्टूडेंट्स विद लैंग्वेज डिसऑर्डर में स्ट्रगल विद द फॉर्म, कंटेंट और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे बच्चों को कठिनाई होती है फॉर्म में। फॉर्म का मतलब है कि कोई वर्ड कैसे बना है, उसका फॉर्मेशन क्या है, मोर्फीम बेसिकली इसको हम कह सकते हैं। कंटेंट को समझने में प्रॉब्लम होती है, किसी भी चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम, या फंक्शन का मतलब है कि भाषा को यूज करने में उसे प्रॉब्लम होती है। अगला पॉइंट है, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और लैंग्वेज इंपेयरमेंट्स आर डिसऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन। यानी कि जब आप किसी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आप जो भी स्किल्स का यूज कर रहे हो, जो भी आप भाषा का यूज कर रहे हो, उसको प्रोसेस करने में, उसको दूसरों तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो वही बात है, घूम फिर के वही बातें आ रही है कि भाई यहाँ पे बच्चे का स्पीच, रिटन और जो भी लैंग्वेज यूज करने में उसको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया हुआ है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है कि द मेन प्रॉब्लम विच मे बी एक्सपीरियंस्ड। यहां पर लैंग्वेज डिसऑर्डर में मेन प्रॉब्लम ये आती है एक लर्नर के सामने कि वहां पे वो ग्रामर को, ठीक है, पहली बात ग्रामर को यूज करने में उसको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही है, जहां पे हमारा सिंटेक्स आ जाएगा। याद रखना, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है आपका, सेंटेंस फॉर्मेशन, जो कि आपके ग्रामर से रिलेटेड है। रूल्स की बात जब हम करते हैं तो हमारे सिंटेक्स में आता है। मोर्फोलॉजी मतलब आपके वर्ड फॉर्म, वर्ड का फॉर्म क्या है, एक वर्ड कैसे बना है, उसमें प्रॉब्लम बच्चे को आती है समझने में। सिमेंटिक्स का मतलब है कि मीनिंग को समझने में यहाँ प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद अदर एस्पेक्ट में आपका यूज करना आ जाएगा। इन सारी चीजों में जो बच्चा है उसको प्रॉब्लम यहाँ लैंग्वेज डिसऑर्डर में होती है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इसकी विशेषताएं देखेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं इसकी होती हैं। पहला है, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट बोथ स्पोकन एंड रिटन। मतलब कि लिखित और आपका मौखिक दोनों ही जो एस्पेक्ट है उसको प्रभावित करता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इज एन इम्पेयरमेंट दैट मेक्स इट हार्ड फॉर समवन टू फाइंड द राइट वर्ड्स। मतलब बच्चे को ये डिफिकल्टी होती है कि वो सही वर्ड्स नहीं चुन पाता, सेंटेंसेस नहीं बना पाता। जब वो बोलता है तो उसे समझ नहीं आता कि मुझे कौन से वर्ड यूज करने हैं, मुझे वाक्य कैसे बोलना है। वो वाक्यों को ठीक तरह से बोल नहीं पाता है लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर। अगला है, इट कैन ऑल्सो मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन सेज। सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है ये चीज भी उसे समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता, कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पाता। उसके बाद एक बच्चे को डिफिकल्टी यहाँ पर दूसरों को समझने में हो सकती है, अभी हमने डिस्कस किया, और अपने थॉट्स को वर्ड्स में पुट करना उसको प्रॉब्लम होता है। यानी कि अपने विचारों को, अपने थॉट्स को बच्चा शब्दों में नहीं बोल पाता, सेंटेंसेस सही से नहीं बना पाता। तो ये कुछ विशेषताएं हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर की। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज डिस्कस करें तो 3 टाइप के हमारे लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को जो है डिवाइड किया गया है। पहला रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब आपका हो सकता है कि आपकी लिसनिंग में जब आप किसी की बात को सुन रहे हैं या जब आप रीड कर रहे हैं, यानी कि जब हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी दूसरे को, तो वहां पे हमारा रिसेप्टिव हो जाएगा। तो पहले लैंग्वेज डिसऑर्डर कौन से होते हैं? रिसेप्टिव तरह के होते हैं, जहां पे आप ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है। उसके बाद दूसरा होता है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब है जहां पे आपका स्पीच आ गया, आप यहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं या आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड आपका एक्सप्रेसिव हो जाएगा। तो इस तरह के डिसऑर्डर में वो बोलने में उसको कठिनाई हो रही है, लिखने में कठिनाई हो रही है, साइन लैंग्वेज में कठिनाई होती है और गेस्चर्स में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो 2 तरह के हो गए। तीसरा टाइप आता है हमारा मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों होता है, मतलब कि यहाँ पे उसको स्पीच में भी प्रॉब्लम है और साथ के साथ उसको लिसनिंग में भी प्रॉब्लम है, या समझ भी नहीं पा रहा और बोल भी नहीं पा रहा, यानी कि दोनों ही चीजें हमारे थर्ड वाले में आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ 3 टाइप के क्या थे? लैंग्वेज डिसऑर्डर थे। अब कुछ टाइप्स देखेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर के और एक टाइप पे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हमारे बेसिकली होते हैं। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले आता है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म इसको हम डिस्कस अभी करेंगे, स्वलीनता। ठीक है, दूसरा होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, अप्रैक्सिया सारी चीजें आएंगी। थर्ड होता है हमारा स्पेसिफिक लैंग्वेज इंपेयरमेंट, जहां पे आप बेसिकली दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हो स्पेसिफिक में। चौथा हमारा डेवलपमेंटल है, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे अफेजिया कहेंगे, डिस्प्रैक्सिया होता है, और भी बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और एक एक करके सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हमारा ऑटिज्म आता है। ऑटिज्म आपका एक तरह से लैंग्वेज के डिसऑर्डर में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ऑटिज्म जो है वो एक ऐसा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, याद रखना, ये एक ऐसा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जहां पर बच्चे के ब्रेन में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, या जन्म से ही कोई उसको समस्या रहती है, न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है, जिस वजह से उसका सोशल बिहेवियर इफेक्ट होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा इसका एक अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो यहाँ पे बच्चा जो है दूसरों से इंटरेक्शन नहीं कर पाता, यानी कि सोशली बोल नहीं पाता ढंग से, किसी से बात करने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये अफेजिया का एक लक्षण हो जाएगा। इसके अलावा वो जो भी काम करता है उसको रिपीट करता है, बार बार रिपीटेड मूवमेंट्स करता है, दूसरों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, जब उनको कुछ बोलना है तो वो नहीं बोल पाते हैं, अगर सामने वाले से ऐसा बच्चा बात कर रहा है तो वो उनके लिप्स को, उनके आईज को सिर्फ नोटिस करते रहते हैं, और वो खुद नहीं अपनी बात को कह पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं दूसरों को। तो एक तरह से ये जो है बच्चे के सोशल उसका एनवायरनमेंट है या जो सोशल डेवलपमेंट है उसको ये अफेक्ट करता है ऑटिज्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑटिज्म जो है एक तरह से बच्चे के सोशल पे, लैंग्वेज पे और कॉग्निशन तीनों चीजों पे प्रभाव डालता है। इसे हम हिंदी में स्वलीनता कहते हैं। दूसरा हमारा आता है कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड भी है। सबसे पहला आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जैसे कि आपको पता है, रीडिंग आपने पढ़ा होगा, एक बच्चा वॉज को 100 पढ़ रहा है, या बी को डी पढ़ दे रहा है क्योंकि सेम उसको दिख रहे हैं, या डॉग को गॉड पढ़ दे रहा है। तो जब आप रीडिंग में इस तरह की प्रॉब्लम को शो करते हो तो वो आपका डिसलेक्सिया है। डिसकैलकुलिया आपका मैथ रिलेटेड, अर्थमेटिक रिलेटेड हो जाएगा, मैथ्स के क्वेश्चंस को समझने में, कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। डिसग्राफिया हमारा राइटिंग से रिलेटेड हो जाएगा, जब बच्चा लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है, ऊपर नीचे लिखना, बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ देता है, गलतियां स्पेलिंग्स में हो रही है, डिसऑर्थोग्राफिया हो रहा है उसको, तो ये आपका डिसग्राफिया में आएगा। चौथा हमारा है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है कि डिस्प्रैक्सिया जो है प्रॉब्लम को दिखाता है बच्चे के सेंसरी और मोटर डिसऑर्डर में। ये बच्चे के मोटर से रिलेटेड होता है। बच्चा किसी भी काम को हाथ, पैर और अपने जो उसके बॉडी मूवमेंट है उनको यूज नहीं कर पाता है। तो डिस्प्रैक्सिया से क्या होता है कि कई बार अगर एक बच्चे को डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया है तो उसका लैंग्वेज भी इफेक्ट होता है, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया यहाँ पे दिया हुआ है, एक अप्रैक्सिया होता है। अगर आपसे डिस्प्रैक्सिया पूछेगा तो ऐसी हमारी सिचुएशन जहां पे हम इसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर आपसे अप्रैक्सिया पूछेगा, दोनों ही सेम है, दोनों ही आपके मोटर से रिलेटेड होता है। अप्रैक्सिया में कंप्लीटली लॉस हो जाता है उस चीज का, तो वो आपका अप्रैक्सिया होता है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखेंगे हम, कुछ हमारे स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रीड के एग्जाम में आ चुका है यहां से क्वेश्चन एक, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। हमारे कुछ स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसे हम फेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या नाम से समझ में आया कि स्वर से रिलेटेड या जब आपके बोलने से रिलेटेड जो समस्याएं आपको देखने को मिलती है वो हमारे स्पीच डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। बेसिकली दो टाइप के स्पीच डिसऑर्डर्स यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी। दो टाइप के होते हैं स्पीच डिसऑर्डर्स, अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में इनको देखें। सबसे पहला आता है आर्टिकुलेशन एरर्स। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रीड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है, तो इसको समझ लेना इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आर्टिकुलेशन एरर्स का सीधा सा मतलब है जो आपकी स्पीच से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपसे बेसिक यही पूछेगा कि किससे संबंधित है, तो बच्चे के स्पीच से, और जो एक तरह से फोनीम्स है, फोनीम्स से रिलेटेड होता है। यहां पर क्या होता है कि बच्चा जब भी स्पीच साउंड को बोलता है तो कई बार वो उसकी टंग में कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई एबनॉर्मलिटी है, जन्म से कोई समस्या है, उसके लिप में कोई प्रॉब्लम है, टंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई टीथ उसका मिसिंग है, हैवी टंग है, या माउथ उसका डिफॉर्म्ड है अच्छे से, मतलब माउथ में कोई प्रॉब्लम है मुंह में उसके। तो ये जो प्रॉब्लम है उसकी नर्वस सिस्टम में डैमेज हो गया कई बार। तो इस तरह से जब ये प्रॉब्लम होती है अगर एक बच्चे को, तो उसके अंदर आर्टिकुलेशन एरर पाया जाता है जहां वो बोलने में डिफिकल्टी दिखाता है, ठीक है। अब देखो बेसिकली 4 तरह के हमारे आर्टिकुलेशन एरर्स होते हैं जिनको आपको जान लेना इंपॉर्टेंट है। इनको जब आप समझोगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा ये आर्टिकुलेशन एरर क्या होता है। सबसे पहले पहला टाइप आता है आपका डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है? यहां पर किसी भी वर्ड को वो अच्छे से नहीं बोल पाता, अनफैमिलियर मैनर में बोलता है। मतलब अगर उसको पेंसिल बोलना है तो पेंसिल की जगह वो कुछ और ही वर्ड बोल देगा, तो वो आपका डिस्टॉर्टन है। दूसरा आपका होता है सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन एरर में क्या होता है कि यहां पर अगर उसको रेड बोलना है तो वो वेड बोल रहा है। कहने का मतलब है कि वो एक साउंड से दूसरे साउंड को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे कि द बॉल इज वेड शुड बी रेड, मतलब यहाँ वेड होना चाहिए लेकिन उसने रेड बोल दिया। ठीक है, उसके बाद ओमिशन में क्या होता है, ओमिशन में वो वर्ड को मतलब क्या कर देता है, छोड़ देता है, किसी भी साउंड को छोड़ देता है। जैसे अगर प्ले है तो प्ले में एल जो है उसको छोड़ देता है, पे बोलता है वो प्ले को। तो ये जो एक तरह का एरर है बोलने में, ये ओमिशन है। और चौथा हमारा होता है एडिशन, जहां पर वो किसी भी साउंड को बहुत ज्यादा फोकस करके बोलता है। जैसे अगर मुझे बोलना है आई हैव अ ब्लैक हॉर्स, तो ब्लैक बोलने के बजाय बच्चा बैलैक बोल रहा है, यानी कि बैलैक बोलने का मतलब है कि किसी भी वर्ड पे बहुत स्ट्रेस देता है। तो ये 4 प्रकार के टाइप होते हैं किसके, आर्टिकुलेशन एरर्स के। तो आपको याद रखना है कि 4 तरह के आर्टिकुलेशन एरर्स हमारे पाए जाते हैं। आर्टिकुलेशन एरर्स हमारे स्पीच से रिलेटेड और हमारे बोलने से रिलेटेड होता है। कई बार लिप में, टंग में, टीथ में या माउथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, माइंड में, उस वजह से ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला आता है हमारा फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, या जिसे हम फोनेमिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर देखो बहुत आसान है। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि क्या लग रहा है, साउंड का जहां पे प्रॉब्लम है, ये भी हमारे स्पीच से रिलेटेड होता है। यहाँ पे ये क्या होता है कि अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब वो बोलते हैं किसी भी चीज को, तो वो कुछ किसी तरह के जो एक तरह के उनको ट्रबल होता है समझने में साउंड्स को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब आप बोल रहे हैं, आपकी स्पीकिंग में जब आप साउंड्स को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ट्रबल हो रहा है कि हमको कैसे बोलना है साउंड को, आप जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं साउंड्स में, डिफरेंट साउंड्स में, तो वो हमारा फोनोलॉजिकल होता है। सिंपल सी बात है कि भाई साउंड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बोलते समय, उसे हम फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या स्पीच डिसऑर्डर में हमने 2 तरह के डिसऑर्डर डिस्कस किए, पहला हमारा आर्टिकुलेशन एरर और दूसरा हमारा फोनोलॉजिकल। अगला देखेंगे, अगला आता है हमारा अफेजिया। अब ये अफेजिया क्या है, अफेजिया आपकी किससे रिलेटेड है, स्पीकिंग से रिलेटेड है। याद रखना, पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी ब्रेन में डैमेज हो जाने के कारण, मतलब एक व्यक्ति के दिमाग में जब कोई ना कोई डैमेज हो जाता है, उस वजह से बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को लैंग्वेज को बोलने में, दूसरों को समझने में और पढ़ने में, लिखने में कठिनाई हो जाती है। बेसिकली आपके स्पीकिंग से रिलेटेड होता है आपका अफेजिया। अगर आपसे डिस्फेजिया पूछेगा तो डिस्फेजिया भी अफेजिया का ही एक टाइप होता है। डिस्फेजिया तब होता है जब आप किसी तरह से उसको सही कर सकते हो कुछ विधियों के थ्रू या कुछ प्रैक्टिस के थ्रू, लेकिन अफेजिया कब होता है, जब उस चीज का कंप्लीटली क्या हो जाना, लॉस हो जाना। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। अगला देखेंगे, अगला हमारा आता है डिसआर्थिया। अब ये डिसआर्थिया क्या है, ये भी एक स्पीच डिसऑर्डर है जो मोटर स्पीच डिसऑर्डर के अंदर आता है। आपको ये नाम याद रखना है कि डिसआर्थिया क्या होता है। डिसआर्थिया इज अ मोटर स्पीच डिसऑर्डर। इट इज अ वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ स्पीच मसल्स। क्या होता है कि जहां से हम बोलते हैं ना, यानी कि हमारे आपको पता है कि हमारा जो भी वोकल है, वोकल हमारा यहाँ हमारे क्या होता है, यहाँ पे होता है। तो वोकल में जब एक तरह का जो पैरालिसिस है वो हो जाता है, या कई बार ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज हो जाना, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाना, जिस वजह से पैरालिसिस हो जाता है स्पीच में, तो उसे हम डिसआर्थिया कहते हैं। यहाँ पे इसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो क्या क्या है कि यहाँ पर वो जो है लाउडर नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिदम में प्रॉब्लम हो रही है उनको, या मोनोटोनियस स्पीच है, आगे पीछे बोल रहे हैं, स्पीच की वॉल्यूम सही से नहीं बोल पाते हैं, या फेशियल मसल्स को, टंग को यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है आपका किसके अंदर आता है, डिसआर्थिया के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी आपका किससे संबंधित हो गया, ये भी आपका स्पीच से रिलेटेड हो गया, इतना आपको याद रखना है। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को गाइस। तो यहाँ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, और अब हम देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो उनको मैं यहाँ पे मैंने शामिल किया है। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, जो आप इजिली कर लोगे। ठीक है,
चलो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ डिसऑर्डर्स, इसमें से कौन सा डिसऑर्डर का कॉज नहीं है, कारण नहीं है। आपसे पूछा है कि जो कारण नहीं है, ठीक है। पहला है सोशियो इकोनॉमिक, इमोशनल, एनवायरमेंटल एंड एजुकेशनल कॉजेज, क्या हो सकता है ये। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफीज एंड चॉकलेट्स एंड फास्ट फूड, पुअर मॉडल, या रिप्रेशन एंड ओवर कंट्रोल बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पे देखो कॉजेज ऑफ डिसऑर्डर में आपका जो है बी वाला नहीं होगा, कि अगर आप टॉफी ज्यादा बच्चे को दे रहे हैं या चॉकलेट दे रहे हैं, फास्ट फूड दे रहे हैं, तो उसको कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर के रीजन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, एजुकेशनल कॉज हो सकता है, वातावरण के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, ब्रेन डैमेज वगैरह, या उसका जो एक बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट होगा। सेकेंड है डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी यानी कमी कहेंगे, अफेजिया कहेंगे, डम्बनेस कहेंगे यानी कि गूंगापन कहेंगे, या हैंडीकैप कहेंगे। तो डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब है कि देर से जो विकास हो रहा है भाषा का। तो हमें पता है कि भाई जो अफेजिया होता है वो वही हमारे किससे रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अफेजिया बनेगा। अगला देखेंगे, वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर्स फाउंड व्हेन लर्नर इज मिसिंग द क्लास, लर्नर इज स्पीकिंग इन क्लास, लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस, या ब्लंडर स्पीक्स ऑफ फुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई लैंग्वेज डिसऑर्डर कब हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर तब हम देख सकते हैं जब बच्चा बहुत बोलते समय बहुत शॉर्ट बोल रहा है, फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस का यूज कर रहा है, अच्छे से नहीं बोल पा रहा, तो वो हमारे एक लैंग्वेज डिसऑर्डर का पार्ट हो जाएगा। अगला है लैंग्वेज डिसऑर्डर्स मीन्स व्हेन अ चाइल्ड हैज, लैंग्वेज डिसऑर्डर का मतलब है कि जब एक बच्चे को क्या हो, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, जब उसे अर्थ समझ में ना आए। दूसरा, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज और हर थॉट, यानी कि व्यक्त करने में उसको कठिनाई आए कहीं भी किसी भी चीज को, अपनी बातों को। तीसरा है ट्रबल प्रोड्यूसिंग सम साउंड्स एक्यूरेटली, मतलब किसी भी साउंड को एक्यूरेटली प्रोड्यूस करने में उसको डिफिकल्टी आए, या ईदर और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा गाइस, हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज डिसऑर्डर में उसको समझने में भी प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्रीहेंशन में उसको प्रॉब्लम आती है, और उसके साथ साथ उसको अपनी बात को कहने में भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ ईदर और बोथ ए एंड बी विल बी राइट आंसर, यहाँ पे हमारा डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन एरर्स अकर्स ड्यू टू, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकुलेशन एरर को बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्टिकुलेशन एरर जो है वो किस रीजन से होता है। पहला, फॉर्म्ड स्पीच हैबिट, मतलब एक अच्छी स्पीच हैबिट से होता है। स्लरिंग ओवर एंड क्लिपिंग साउंड, क्लिपिंग का मतलब है कि साउंड को छोटा करना या स्लरिंग वर्ड बोलना। थर्ड है लर्नर्स इंटेलिजेंस, या फोर है लर्नर गिव इंपॉर्टेंस टू स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि आर्टिकुलेशन एरर वो एरर है जहां पे बच्चा बोलते समय साउंड्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करने में डिफिकल्टी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग, आजकल के टाइम पे जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है वो किस चीज का सामना कर रहा है। पहला है ओवर एम्फोसिस ऑन ग्रामर, ग्रामर पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। दूसरा, लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज की कमी है। तीसरा, टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमने अभी डिस्कस किया था चैलेंजेस में, ये सारे ही हमारे क्या है, इंग्लिश के अंदर चैलेंजेस या डिफिकल्टीज है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामेटिकल एरर्स रेफर्स टू, भाई ग्रामेटिकल एरर्स का क्या मतलब है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग एरर्स, लेक्सिकल एरर्स, या एरर्स इन सिंटेक्स। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको याद हो कि ग्रामेटिकल के अंदर वो चीजें आती है जो हमारे सिंटेक्स से रिलेटेड है, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं रूल और हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड है। जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ग्रामर से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे लेक्सिकल पूछेगा तो ये आपके किसका पार्ट हो जाएगा, एक तरह से आपका मोर्फोलॉजी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, द चैलेंज ऑफ एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट रेफर्स टू, भाई एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट का मतलब क्या है, कौन सा चैलेंज यहाँ पे हमारा शामिल होगा, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है लर्नर्स लर्निंग ऑफ लिटरेचर, पुअर स्टडी हैबिट, पोल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, या लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन क्लासरूम। तो एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई भी भाषा को सीख रहे हैं तो वहां पर उस क्लासरूम में क्या है, लर्निंग जो है वो लिमिटेड है, उसको फैसिलिटी वहां नहीं मिल रही है। तो इसका डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे,
वन ऑफ द मेन बैरियर्स ऑफ लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल में एक बैरियर क्या होती है, टाइम एंड टाइम, बैरिकेड्स ऑफ क्लास, लर्नर्स प्रोड्यूस या अनकैस्थेटिक ईयर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जब उसके ईयर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो एक बैरियर हो सकता है सुनने में। अगला है अ हेल्दी अप्रोच टू लैंग्वेज लर्नर्स एरर्स रिक्वायर्स दैट द टीचर शुड। मतलब एक हेल्दी अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर एक बच्चा एरर्स शो कर रहा है, पहला कंडेम द एरर्स, सेकंड लुक अपॉन द एरर्स एज अ फीडबैक टू द टीचर, पनिश द लर्नर्स फॉर देयर एरर। तो आप पनिशमेंट तो कभी नहीं देंगे, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। 4 है कंप्लीटली इग्नोर द एरर्स, आप इग्नोर भी नहीं करेंगे, पनिश भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर बच्चा एरर्स शो कर रहा है, उसको गलतियां हैं, तो आप उसको एज अ फीडबैक देखेंगे और आप उसके अनुसार उनको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया था, अ लैंग्वेज लर्नर मेक्स एरर बिकॉज। एक लैंग्वेज लर्नर जो है वो गलतियां करता है, क्यों करता है, एरर्स के कारण क्या है। द लर्नर हैज एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। क्या बच्चे ने केवल पार्शियल नॉलेज ही एक्वायर की हुई है, इस वजह से वो गलतियां करता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई उसको आपने जो समझाया, जो सिखाया, वो हो सकता है कि आपने उसको आधा ही सिखाया, उसको आपने अच्छे से ना सिखाया हो, जिस वजह से वो गलतियां शो कर रहा है, ठीक है। ये भी नहीं होगा कि भाई उसको ये एंजॉय कर रहा है या वो बहुत ज्यादा एक्वायर कर रहा है, पूरी उसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया तो वो एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सो आई होप गाइज आप लोगों के आंसर्स भी बहुत ज्यादा जो है सही आपने किए होंगे एंड सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, इस तरह से मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड टेलीग्राम ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।